नमस्कार, मैं रविश कुमार। नोटबंदी के राजनीतिक नफा नुकसान की अटकलों के बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 147 म्यूनिसिपल काउंसिलों और 17 पंचायतों की 3727 सीटों के लिए 27 नवंबर को मतदान हुआ था। बीजेपी ने अपना प्रदर्शन पहले के मुकाबले काफी बेहतर किया है। कहने वाले तो यही कहेंगे कि स्थानीय निकायों के चुनाव अलग मुद्दों पर होते हैं, लेकिन अगर बीजेपी हार जाती तो ये कहा ही जाता कि नोटबंदी के कारण हारी है। इसलिए उसकी जीत में नोटबंदी का योगदान भले ना हो, लेकिन इस वक्त जब इतना राजनीतिक घमासान चल रहा है, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन पार्टी के लिए उत्साहजनक तो है ही, और विरोधियों के लिए एक संकेत भी। अगर नोटबंदी का असर नहीं है तो इन चुनाव में विरोधी क्यों हार गए, इसका मूल्यांकन उन्हें करना ही चाहिए और बीजेपी की जीत को स्वीकार भी करना चाहिए, क्योंकि ये मतदान नोटबंदी के 16 दिन बीत जाने के बाद 27 नवंबर को हुए हैं। इस चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी अलग अलग लड़े, बीजेपी और शिवसेना ज्यादातर मिलकर लड़े हैं, मगर कहीं कहीं अलग भी लड़े हैं दोनों दलों में। महाराष्ट्र में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी ने 3727 सीटों में से 893 सीटों पर जीत हासिल की है। नोटबंदी का विरोध करने वाली शिवसेना ने 529 सीटें जीती है। बीजेपी ने अपना प्रदर्शन एक तरह से 3 गुना से ज्यादा बेहतर किया है। 2011 के चुनाव में उसे 298 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 893 सीटें मिली हैं। वहीं शिवसेना ने 2011 में 264 सीट हासिल की थी, लेकिन अब 529 सीटें जीतकर अपना प्रदर्शन दुगना बेहतर किया है। कांग्रेस के पास पिछले चुनाव में 771 सीटें थी, जो घटकर 727 रह गई हैं। मतलब कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। एनसीपी के पास 2011 में 916 सीटें थी, जो अब घटकर 615 रह गई हैं। इस तरह से देखेंगे तो सबसे अधिक नुकसान एनसीपी को हुआ है और सबसे अधिक फायदा बीजेपी को हुआ है। अगर नोटबंदी कारण है तो फिर शिवसेना ने भी तो नोटबंदी का विरोध किया है, फिर भी उसकी सीटें डबल हो गई हैं। नोटबंदी का पैमाना बनाकर देखेंगे तो इसका विरोध करने वाली शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी को 3727 में से 1871 सीटें मिली हैं। नोटबंदी लागू करने वाली बीजेपी को 893 सीटें। बीजेपी जरूर अकेले बड़े दल के रूप में उभरी है, लेकिन 3727 में से शिवसेना और बीजेपी को कुल मिलाकर 1422 सीटें मिली हैं। कांग्रेस और एनसीपी को मिला दें तो यह संख्या 1342 हो जाती है। हालांकि कांग्रेस और एनसीपी ने अलग अलग लड़ाई लड़ी थी। टोटल नंबर में दोनों खेमों के बीच बहुत ज्यादा का फासला नहीं है। इस बार महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में एक बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अलग से नगर अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। अलग से का मतलब यह हुआ कि पहले जीते हुए पार्षद अपने बीच से नगर अध्यक्ष का चुनाव करते थे, मगर इस बार नगर अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता ने किया है। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरह मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि अपने दम पर बीजेपी के 52 नगर अध्यक्ष जीते हैं और गठजोड़ के 8। इस बार ऐसा भी हुआ है कि नगर अध्यक्ष कहीं बीजेपी का है, लेकिन स्थानीय निकाय में बहुमत किसी और दल का है। हर किसी को पता है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में जीत के कारण अलग होते हैं, लेकिन अगर हार जाती तो सब नोटबंदी का ठीकरा बीजेपी के सर पर फोड़ ही देते। जैसे जब नोटबंदी लागू हुई, तब पनवेल में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी के चुनाव में बीजेपी सभी 17 सीटों पर हार गई। कहा गया कि ये देखिए नोटबंदी का असर आ गया। सबसे ज्यादा 15 सीटें पेजेंट एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया पीडब्ल्यूपी ने हासिल की। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने हासिल नहीं की। मुझे नहीं मालूम कि इन तीनों ने वहां चुनाव लड़ा था या नहीं, या पीडब्ल्यूपी ने नोटबंदी का विरोध किया था कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम है। जबकि उसकी गठबंधन सहयोगी बीजेपी की जो है शिवसेना और कांग्रेस को एपीएमसी में 1-1 सीटें मिली। उस वक्त बीजेपी के विरोधी दलों ने यही कहा नोटबंदी के कारण हार हुई है। महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेचा मी आभार मानतो की त्यांनी या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षावर प्रचंड विश्वास दाखवला आणि राज्यातला नंबर 1चा पक्ष म्हणून आम्हाला पुन्हा एकदा प्रस्थापित केलं। कारणों को लेकर विद्वानों में असहमति हो सकती है, लेकिन यह जीत बताती है कि संगठन के स्तर पर बीजेपी एक मजबूत दल है। यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की सीट से एनसीपी या दूसरे दलों से आए उम्मीदवार भी जीते हैं। इसकी संख्या तो अभी नहीं है, लेकिन बीजेपी दूसरे दलों के जिताऊ उम्मीदवारों को अपने यहां लाने में संकोच भी नहीं करती है। पीछे रह जाने वाली कांग्रेस और एनसीपी को देखना चाहिए कि क्यों उनके उम्मीदवार या नेता बीजेपी में चले जाते हैं, क्यों उनका संगठन इतना लचर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर महाराष्ट्र बीजेपी के कार्यकर्ताओं और मुख्यमंत्री फडणवीस को बधाई दी है।
27 नवंबर को गुजरात में भी स्थानीय निकायों के उपचुनाव हुए थे। यहां बीजेपी ने 126 में से 109 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटें मिली हैं। पहले यहां बीजेपी के पास 64 सीटें थी, यानी बीजेपी ने अपना प्रदर्शन बढ़िया किया और कांग्रेस के पास 52 सीटें थी और कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब हुआ। इन चुनावों में हार जीत का लोकसभा या विधानसभा के चुनाव पर असर भले ना पड़ता हो, लेकिन पार्टी के भावी नेता तो इन्हीं चुनावों से पैदा होते हैं। कांग्रेस की हालत बताती है कि गुजरात में उसके भीतर नेता बनने की संभावना और क्षमता समाप्त हो चुकी है। वापी नगर पालिका उपचुनावों की 44 सीटों में से बीजेपी को 41 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को सिर्फ 3। वैसे यहां हमेशा से बीजेपी का दबदबा रहा है। सूरत, कनकपुर, कंसाड़ नगर पालिका में 28 सीटों में से बीजेपी ने 27 सीटों पर जीत हासिल की है, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली है। राजकोट के गोंडल तहसील पंचायत के चुनाव में बीजेपी ने 22 में से 18 सीटें हासिल की हैं। ये नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस अब काफी कमजोर हो चुकी है। वो अभी तक गुजरात में खड़ी नहीं हो पाई है, महाराष्ट्र में वापसी का रास्ता भी खोज नहीं पा रही है। ये नतीजे इतना तो बताते हैं कि बीजेपी जमीन पर कार्यकर्ताओं को जुटाने में सफल हो रही है। तब भी जब कहा जा रहा था कि पटेल आंदोलन और दलित आंदोलन के बाद से बीजेपी वहां कमजोर हुई है, इस लिहाज से बीजेपी की जीत मायने रखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की जनता को दिल्ली से सलाम भेजा है कि बीजेपी में उनका भरोसा बना हुआ है। इस जीत को भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके अभियान को मिला समर्थन भी बताया है उन्होंने। नोटबंदी के बाद कई राज्यों में लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सफलता मिली थी। जाहिर है बीजेपी इस जीत पर गर्व तो करेगी ही। 2 जगह स्थानीय इकाइयों के चुनाव हुए हैं। जो लोग कह रहे थे कि छोटे गांव में बहुत दिक्कत है, वहां के ये नतीजे विरोध करने वालों को आईना दिखाने वाले हैं। अब बीजेपी ऐसे कूद रही है जैसे गुजरात में 182 असेंबली सीट जीत ली हो। उपचुनावों में जो पार्टी पावर में थी, उन्होंने पूरा अपना कोशिश कर ली, सारी ताकत लगा दी थी, पर ये कोई बड़े चुनाव नहीं थे। और जो भी रिजल्ट आए हैं उनमें अगर म्युनिसिपैलिटीज जो उनके पास थी, उनके रिजल्ट को छोड़ दें और गोंडल में हमारे लोगों को तोड़ के ले गए थे उसको छोड़ दें, तो कोई बीजेपी के लिए अच्छी ऐसी कोई बड़ी जीत नहीं है। पर फिर भी प्रधानमंत्री भी इसके लिए ट्वीट करते हैं, बीजेपी भी फुदक रही है कि जैसे कि सारा कुछ जीत लिया हो गुजरात में। अगर इतनी हिम्मत है तो मैं कहता हूं दे दो गुजरात के आज ही चुनाव। ये देखिए गोयल साहब खुद ही मान रहे हैं कि उनके नेता तोड़कर बीजेपी में चले गए, तो अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि क्यों उनके नेता इतने कमजोर हैं, या उनकी पार्टी में ऐसे नेता और कार्यकर्ता होते ही क्यों हैं जो दूसरे दल में चले जाते हैं। बीजेपी से तो कोई इस तरह से इतने व्यापक स्तर पर कांग्रेस में तो नहीं आता दिखता है, तो उन्हें खुद भी सोचना चाहिए। और इतने साल होने के बाद उनकी पार्टी वहां पर खड़ी नजर नहीं आ रही है। सोमवार को लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयकर संशोधन बिल पेश किया था। इस बिल को पास कर दिया गया है। इस बिल के तहत जो लोग अपनी आमदनी का जरिया बता देंगे, सरकार उनसे नहीं पूछेगी। उन्हें 50% से कुछ कम जुर्माना और टैक्स देना होगा। बाकी 50% पैसे को 2 हिस्से में बराबर बांट दिया जाएगा। 25% पैसा सीधा सफेद हो जाएगा, घर लेकर जाएंगे, और दूसरा 25% जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना में 4 साल के लिए जमा हो जाएगा। उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, मगर 4 साल बाद वो पैसा सफेद होकर मिल जाएगा। अगर खुद से सोर्स नहीं बताया, जरिया नहीं बताया, तो आयकर का छापा पड़ेगा, तब 85% टैक्स देना होगा। लेकिन यहां भी पूरी तरह से उम्मीद खत्म नहीं होती है। 15% सफेद हो सकता है आपका पैसा। इस संशोधन का आधार यह है कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से पकड़े जाएंगे इस काले धन को बदलने के प्रयास में, उन लोगों के ऊपर 60% टैक्स और उसके साथ साथ पेनल्टी के प्रावधान लगेंगे। कुल मिलाकर 85% उनके ऊपर टैक्स और हर्जाना लागू होगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर उस काले धन को बैंक में जमा कराता है और उसको डिस्क्लोज करता है तो 50% उसके ऊपर टैक्स लगेगा। बकाया उस 50% टैक्स में सरचार्ज भी होगा, पेनल्टी भी होगी, और उसके अलावा जो बकाया 50% होगा, 25 उसको वापस मिल जाएगा, 25 उसको 4 साल के बाद वापस मिलेगा। कुल मिलाकर ये प्रयास होगा कि ये पैसा मुख्य धारा में आ जाए। जो केंद्र की सरकार को इससे साधन मिलेंगे, जो आज तक काले
काले धन में छुपे हुए थे, उन साधनों को गरीब कल्याण कोष के रूप में बढ़ाया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन करने के लिए उस सारे कोष को लगाया जाएगा। जो आज अमीरों के पास काला धन था, वो गरीब के हित में प्रयोग होगा। इस कानून का ये उद्देश्य है। मैं इस सदन से गुजारिश करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाए। नोटबंदी के समय में भी कहा गया कि गरीब कल्याण के लिए बहुत सारा काला धन बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा। तो क्या नोटबंदी से पैसा नहीं आया, जिसके बाद सरकार को फिर से उन काला धन रखने वालों के लिए एक तरह से 50% और 15% सफेद करने की योजना लानी पड़ रही है? विपक्ष ने सरकार के इस संशोधन को पेश करने के तरीके पर नियमों के तहत सवाल उठाए हैं। कई दलों का कहना है कि आम आदमी लाइन में लगता रहा, लेकिन सरकार इस संशोधन के जरिए काला धन वालों को 50% धन सफेद करने का मौका क्यों दे रही है? यह भी सवाल उठ रहा है कि जब नोटबंदी चल रही है तो बीच में अघोषित आय को घोषित करने की योजना क्यों लानी पड़ी? कि यदि इनको ये सब करना ही था तो फिर ये नोटबंदी का फैसला क्यों लिया? फिर पूरे देश के 90% जनता को एटीएम और बैंकों के बाहर लाइन में क्यों खड़ा किया? जब यही सब कुछ करना था, इनको टैक्स लगाना था, काले धन को सफेद करना था, तो ये सब नाटकबाजी करने की केंद्र की सरकार को जरूरत क्या थी? एक बार फिर काला धन धारकों की मदद के लिए कि कहीं 500 और 1000 रुपया का नोट खराब ना हो जाए, तो भैया इसलिए एक नई स्कीम, और वो स्कीम का असली नाम है काला धन धारक कल्याण योजना। उसको केवल अमली जामा, एक झूठा फर्जी नामा गरीब योजना का पहनाया हुआ है। और एक बार फिर आप 49.9% टैक्स देकर अपना सारा काला धन 500 और 1000 रुपए के सारे नोट जो खातों में नहीं जमा हो पाए, उन्हें आप सफेद बना सकते हैं। ये है मोदी जी का काला धन से लड़ने का संकल्प और उनकी सरकार का संकल्प। कल मोदी जी देश की संसद के अंदर एक बिल लेकर आए हैं। इस काले धन का जिनके पास जमावड़ा था, वो लोग जो पकड़े जाएंगे, उनका 85% पैसा देश के खजाने में डाल दिया जाएगा। 12 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि वे प्रधानमंत्री से कहने वाले हैं कि 500 और 1000 रुपए के नोट पर बैन लगा दें। नायडू ने पत्र भी लिखा, लेकिन उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं एन शिव प्रसाद जी। शिव प्रसाद जी आज जो कमीज पहनकर आए मंगलवार को, उससे पता चलता है कि हमारे सांसद अपनी बात कहने के लिए कितने रचनात्मक हो जाते हैं। इस कमीज के 2 हिस्से हैं, एक काला है और एक सफेद है। काला हिस्सा काला धन है, जिस पर अमीर लोग हंस रहे हैं, और सफेद हिस्सा सफेद धन है, जिस पर गरीब ईमानदार रो रहा है। शिव प्रसाद जी ने हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह से कहा कि वे एक कलाकार हैं, ब्लैक मनी वाले बहुत खुश हैं, उन पर कोई असर नहीं हो रहा है, सरकार काला धन वालों को पकड़ नहीं पा रही है, आम लोग पहले खुश थे मगर अब वो रो रहे हैं। शिव प्रसाद जी को यही सवाल अपने नेताओं से भी पूछना चाहिए, कम से कम पार्टी में, कि कहीं उनकी पार्टी में काली कमीज वाले लोग तो नहीं हैं, चप्पल भी इनकी सफेद है। नोटबंदी का एक सकारात्मक असर यह भी है कि राजनीतिक दलों पर पाक साफ होने का दबाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा भी आगे। अब इनमें से कोई चुनावों के दौरान नोट बांटने गया या स्थानीय प्रभावशाली लोगों को खरीदा, तो भले ही ये बात प्रेस में नहीं आएगी, ज्यादा संभावना है कि नहीं ही आएगी, मगर जनता के जिस हिस्से को पता चलेगा कि लेन देन हुआ है, उसे सदमा मार जाएगा। इसलिए मानकर चलना चाहिए कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों पर एक किस्म का नैतिक दबाव काम करेगा। बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे तो डर भी लगेगा कि जनता पूछेगी, सोचेगी। इसी कारण सभी दलों से और खासकर बीजेपी से मांग की जा रही है कि वो पब्लिक को चंदों का हिसाब किताब दे दें और चेक से सारा खर्चा करें, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग के जरिए अपनी रैलियों का इंतजाम करें। क्या बीजेपी ऐसा करेगी? क्या बीजेपी से ये सवाल करने वाले विरोधी दल ऐसा करने की पहल खुद करेंगे? शायद इन्हीं बातों का दबाव रहा होगा कि बीजेपी ने अपने सभी सांसदों और विधायकों से कहा है कि वे 8 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच के अपने बैंक स्टेटमेंट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के पास जमा कर दें। 1 जनवरी तक देना होगा। अब इसे लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। अमित शाह इन खातों की जांच कैसे करेंगे? खुद करेंगे या किसी दक्ष व्यक्ति से करवाएंगे? नोटबंदी के दौरान यही कहा गया कि काला धन या नकदी बैंकों से बाहर है। क्या कोई नेता बैंक में काला धन रखता होगा? एक बड़ा सवाल है कि विधायकों और सांसदों की निजता और गोपनीयता का भी है। अपना बैंक अकाउंट पार्टी अध्यक्ष को दे देंगे
तो उस स्टेटमेंट के नीचे कुल जमा राशि, निकाली जाने वाली राशि भी लिखी होती है। वो कहां खर्च करते हैं, क्या ये सब पार्टी अध्यक्ष को जानना चाहिए? क्या उन्हें असहज नहीं लगेगा कि बैंक में कितना जमा है, इसकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को देनी होगी? और उन्हें मिलेंगे कहीं एयरपोर्ट पे, कहेंगे बड़ा अच्छा सेंट खरीदते हो तुम 25-25 हजार का। क्या पार्टी अपने सांसदों और विधायकों से बेनामी संपत्ति, शेयरों में निवेश के बारे में भी वैसी ही जानकारी मांगेगी? वैसे सांसदों और विधायकों को अपनी आय व्यय की जानकारी चुनाव लड़ते समय तो आयोग को देनी ही होती है। यहां तक कि उनके पास कितनी नकदी है उसकी भी जानकारी उसमें देनी पड़ती है कि 20,000 रुपए नकदी है। बीजेपी का कहना है कि शुचिता की शुरुआत खुद से करनी होगी। बीजेपी को यही पूछना चाहिए कि आपके पास जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं 10-12 अपने सांसदों और विधायकों के पास, वो आपके नाम से है कि नहीं? अगर आपके नाम से नहीं है तो वो गाड़ी पार्टी में जमा कर दीजिए। मतलब आइडिया दे रहा हूं। अभी हाल में बिहार में बीजेपी पर कई जगहों पर कैश देकर जमीन खरीदने के आरोप लगे। मंगलवार को जदयू ने ट्वीट कर आरोप लगाया, ट्वीट करके, कि बिहार के अररिया में बीजेपी ने करीब 50 लाख नगद देकर पार्टी दफ्तर के लिए अमित शाह के नाम पर जमीन खरीदी है। क्या अच्छा नहीं होता कि बीजेपी जमीन सौदे का पूरा हिसाब दे देती और बताती कि नकदी पैसा आया कहां से और चेक से यह पैसा क्यों नहीं दिया गया 49.5 लाख रुपया? यह सारा कुछ पब्लिक में जाहिर कर देती, जिससे विरोधी दलों को जवाब मिल जाता और विरोधी चुप हो जाते। वैसे वो चुप ही हैं इस मसले पर ज्यादातर। और ये जो राजनीतिक शुचिता का सवाल है, सिर्फ बीजेपी से क्यों पूछा जा रहा है? कांग्रेस, जदयू, राजद, तृणमूल, सपा, बसपा से क्यों ना पूछा जाए? तमाम दलों ने बीजेपी के इस नए अभियान की बहरहाल आलोचना की है, ये सांसद और विधायक वाले अभियान की। मैं ये कह रहा था कि बीजेपी के नेता, एमपी, एमएलए 8 नवंबर के बाद का अपना बैंक का ट्रांजैक्शन अमित शाह जी को क्यों दें? अगर इतना रखना ही है तो जनता के बीच में रखें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने रखें, उनके बीच में क्यों? दूसरा यह कि अगर करना ही था तो यह पता चले कि 8 नवंबर के पहले के 6 महीने तक तमाम बीजेपी के नेता के छोटे बड़े नेताओं के बैंक ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब जनता के बीच में आना चाहिए। न केवल उनके नेताओं का बल्कि उनके परिवार के सभी लोगों का, उनके नौकर तक का भी। क्योंकि जानकारी यह है कि 8 नवंबर के पहले सारी बीजेपी के नेताओं को बात की जानकारी थी और लाखों एकड़ की संख्या में, करोड़ों एकड़ की संख्या में बेनामी प्रॉपर्टीज खरीदी गई। प्रधानमंत्री मोदी जी को हर रोज एक नया जुमला और शगुफा बंद करना चाहिए। 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक के खाते सार्वजनिक करने से क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को, प्रदेश की सब इकाइयों और राष्ट्र की सब इकाइयों को नोटबंदी से 6 महीने पहले के सारे खाते सार्वजनिक करने चाहिए। क्या मोदी जी 1 अप्रैल से 8 नवंबर तक के भारतीय जनता पार्टी की सब प्रदेश इकाइयों, राष्ट्रीय इकाइयों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा नेताओं के खाते सार्वजनिक करने का साहस दिखाएंगे? देखिए, विरोध के पक्ष के लोग क्या बोले मुझे कुछ नहीं कहना है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी स्वयं देश को बदलने के लिए सरकार में आए और ये सब देश को नैतिक राह पर आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है। अब जहां तक आलोचना का सवाल है, देश की जनता जवाब दे रही है, इसलिए हम देश के लिए काम करते हैं और करेंगे बदलाव के कार्यक्रम में। और हाँ, गरीबों के लिए हमारी सरकार समर्पित है और जो इनकम टैक्स का कानून भी आया है वो यही लिखा हुआ है कि जो पैसे आएंगे वो गांव, गरीब, सिंचाई, सड़क, नाली, गरीबों के मकान के लिए उसका पूरा व्यय होगा। अब एक बात बताता हूं, दिल्ली सहित देश के कई बड़े शहरों में कई लोग कैश में किराया लेते हैं। ऐसे मकान दुकान मालिक साल में लाखों कमाते हैं मगर टैक्स नहीं देते। अब ये लोग किराएदारों पर दबाव डाल रहे हैं कि आप चेक से पैसा ना दें, कैश में ही दें। हालांकि ये बात एक राजनीतिक कार्यकर्ता के जरिए ही आ गई जो नोटबंदी के समर्थक हैं, लेकिन नाम नहीं बता रहे थे, तो उसे हम अपना आइडिया बताकर पेश कर रहे हैं। जाहिर है किराएदार बेघर होने के डर से दबाव में आ ही जाएंगे और फिर से कैश में किराया देने लगेंगे, यानी अनैतिक काम करेंगे। अब ये स्टोरी टीवी के लिए जरा मुश्किल है, अखबारों के संवाददाताओं को मेहनत करनी चाहिए और दिल्ली में ऐसे हजारों मकान मालिक मिल जाएंगे जो कैश में किराया लेकर सरकार को टैक्स नहीं देते, लेकिन नोटबंदी के बारे में ईमानदारी की बात बहुत करते हैं। इसलिए भारत सरकार को हमारा सुझाव है कि वो देश के करोड़ों किराएदारों को ईमानदार बने रहने के लिए कोई सिस्टम बनाए। आयकर विभाग किराएदारों के लिए एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर जारी करे ताकि वे अपनी पहचान गुप्त रखकर बता सके कि उनका मकान मालिक कैश में किराया ले रहा है।
सरकार यह भी कर सकती है कि किराएदार मकान मालिक के साथ हुए करार के दस्तावेज को अपनी आयकर के ब्यूरो के साथ जमा करें और मकान मालिकों के लिए भी अनिवार्य कर दिया जाए ताकि सभी मकान मालिक चेक से पैसे लें और टैक्स दें। और जो एफिडेविट होगा मकान मालिक और किराए के बीच, वो किसी टैक्स अथॉरिटी में ही जमा करना अनिवार्य होगा, तभी उस पर कार्रवाई कानूनी मानी जाएगी। ये मैं सुझाव दे रहा हूं। ये आर्थिक नोटबंदी कवर करते करते कुछ अर्थशास्त्री और सीए टाइप हम लोग भी हो गए हैं। तो नोटबंदी को लेकर परेशानियों और तमाम संभावनाओं की स्टोरी में यह पहलू छूटा जा रहा है। नागरिकों को भी मांग करनी चाहिए कि जिस तरह से सरकार उन्हें प्रेरित कर रही है कि सारा कुछ प्लास्टिक मनी से खरीदें, कैशलेस हो जाएं, शगुन तक का पैसा चेक से दें, उसी तरह से सरकार को इन मकान मालिकों की भी खबर लेनी चाहिए। आयकर विभाग को टीम बनाकर उन इलाकों में जाना चाहिए जहां बड़ी संख्या में लोग किराए के मकानों में रहते हैं, झुग्गियों में भी रहते हैं, बीजेपी और बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटी में भी रहते हैं। बीजेपी नेताओं को भी दिल्ली के इन इलाकों में जाकर मकान मालिकों को बताना चाहिए कि वे किस तरह से मोबाइल बैंकिंग के जरिए किराया ले सकते हैं और सरकार को टैक्स दे सकते हैं। कैश में किराया लेना देश हित में नहीं है। कैशलेस किराएदार की कल्पना भी इसी वक्त की मांग है, मंगलवार की मांग है। किराएदारों को ईमानदार बनाए रखने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। किराएदार अपना संगठन बनाकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर सकते हैं, मगर मेरी राय है कि वो नकाब पहनकर जाएं, वरना मकान मालिक उन्हें घर से निकाल देगा। 23 नवंबर को भारत सरकार ने ऐलान किया था कि कोऑपरेटिव बैंकों को 21,000 करोड़ नाबार्ड या अन्य बैंकों के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा ताकि इन बैंकों से किसान पैसा निकाल सके। 29 नवंबर के रोज भी कई जगहों से कोऑपरेटिव बैंक के लोग अधिकारी शिकायत कर रहे थे कि हमारे यहां किसान बैठे हुए हैं, पैसा नहीं है, या आया भी है तो इतना कम है कि उससे हम बहुत कम किसानों को पैसा दे पा रहे हैं। महाराष्ट्र के अकोला मध्यवर्ती बैंक के चेयरमैन संतोष कुरपे जी से हमने बात की। यह बैंक 100 साल पुराना है। 300 जिला सहकारी बैंकों को रबी मौसम के लिए 21,000 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त दिया जाएगा। मेरे भाई, आप सोचिए कि 300 से ज्यादा बैंकें हैं तो हर बैंक के हिस्से पे करीब करीब 70 करोड़ रुपए आएगा। और ये जरूर समझ लीजिए कि ये पुनर्वित्त है। कहने का मतलब ये है कि आते रहेगा, आपको क्या बांटना है सो बांट ही दो। लेकिन इसका इंतजार कोई बैंक नहीं कर रही है। इसका इंतजार करने की जरूरत भी नहीं है। बैंकों के पास में अपना इतना जरूर पैसा है, 70 करोड़ रुपए तक के तो जरूर है रबी में बांटने के लिए। सवाल ये है कि आज की दशा जो है वो करेंसी क्रंच की दशा है। तो हमारे खाते में अगर क्रेडिट भी हुआ 70 करोड़ रुपया, तो हमारे किसान तक के उसको पहुंचा इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि करेंसी का क्रंच है। नोटा ही नहीं भेजे जा रही चेस्ट की तरफ से। महाराष्ट्र के कई सहकारी बैंक पैसे का इंतजार कर रहे हैं। यूपी के सहकारी बैंकों की भी यही शिकायत है, कहीं पैसा पहुंचा है तो कहीं बहुत कम। जाहिर है किसानों की समस्याएं अभी दूर नहीं हो पा रही हैं। हिमांशु शेखर ने हापुड़ से यह रिपोर्ट फाइल की है। किसान को पैसे सिर्फ गेहूं के बुआई के लिए ही नहीं चाहिए, उसकी भी तमाम जरूरतें हैं। यह तंगी तब भी है जब रिजर्व बैंक बार बार कह रहा है कि कैश की कोई कमी नहीं है। हापुड़ के धौलाना में रहने वाली संतोष देवी के घर 10 दिसंबर को बेटी की शादी है। वो 10-12 दिन से धौलाना के जिला सहकारी बैंक के चक्कर लगा रही हैं। अब तक बस 4,000 रुपए ही निकाल पाई हैं। और कितने पैसे की जरूरत है? 30-35 हजार। 30,000 की तो है ही। 30,000 की? हाँ। तो फिर शादी के लिए फिर कैश कहाँ से आएगा फिर? तो क्या करें, मांग तांग के ही करना पड़ रहा हो। मांग के भी कोई देता नहीं है, क्या करें। बेटी की शादी अच्छे से करने के लिए संतोष ने अपनी 4.5 बीघा जमीन बेचने की भी कोशिश की, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिल पाई। कोशिश की तो कोई बात नहीं बनी, कैसी भी बात नहीं बनी। हाँ। तो जमीन खरीदार नहीं मिल रहे, जो आपकी जमीन अगर आप बेचना चाहें तो कोई जमीन खरीदने को तैयार नहीं? कोई भी ना है। बहकाते इस टाइम में लिया है मैं, जब तक परेशानी में दो थोड़े बहुत पैसा है, इसी बेटी के घर में मिर्च मसालों कुछ थोड़ा बहुत करते तो कुछ नहीं है घर। उनके साथ बैठी शकुंतला को 14,000 चाहिए। उन्हें अपनी आंख का ऑपरेशन कराना है। डॉक्टर ने बुधवार की तारीख दी है। लाइन में जब तक नंबर आया कैश खत्म हो गया।
मेरा ऑपरेशन आँख का कल को और परेशान है 2-3 दिन से, कहीं विड्रॉल नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, और आज आए तो आज विड्रॉल भी नहीं है। बैंक मैनेजर अनिल कुमार कहते हैं, सरकार ने नाबार्ड के जरिए सहकारी बैंकों को 21,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब तक उनकी शाखा में पैसा नहीं आया है। ये कहा गया था कि नाबार्ड के जरिए 21,000 करोड़ रुपया जो है जिला सहकारी बैंकों तक पहुंचाने की पहल शुरू की गई है। अब वो पैसा अभी तक नहीं पहुंचा आपके पास? नहीं, हमारे पास अभी तक नहीं आया उसका कोई पैसा। उसका कोई पैसा अभी तक नहीं आया। पैसा नहीं आया? तो अभी आपने सीमा भी तय की हुई है, किसानों को कितना दे रहे हैं आप हर दिन? बस थोड़ा पैसा आ रहा है तो उसी हिसाब से 2,000 रुपए पर खाते में दे रहा हूँ। पर खाते में? और कितने किसानों को आपने आज दिया? अभी ये 110 को दे चुका हूँ अब तक। 110 को? तो और कैश बचा है अभी? अभी तो खत्म हो चुका कैश खत्म हो गया। हाँ। धौलाना की जिला सहकारी बैंक की बैलेंस शीट बताती है कि किस तरह 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद कैश पेमेंट घटा है। 8 नवंबर को जिस दिन नोटबंदी का ऐलान किया गया, धौलाना के इस जिला सहकारी बैंक से स्थानीय लोगों को कुल 8.5 लाख रुपए कैश की पेमेंट की गई, जबकि 28 नवंबर को ये घटकर 4,55,000 रह गई। ये कटौती ऐसे वक्त पर दर्ज हुई है जब किसानों को रबी फसलों की बुआई के लिए ज्यादा कैश की जरूरत है। जाहिर है, जब किसानों और स्थानीय लोगों को कैश का पेमेंट घटा तो उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कुछ भी नहीं मिल पाया जी, एक पैसा भी नहीं मिला। 3 दिनों से जो वापिस चले जाते, कैश खत्म, कैश खत्म, कैश खत्म। आपको मिला कैश? नहीं जी, मिला 3 दिन से। आपको भी 3 दिन से नहीं मिला? हाँ जी। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। आप भी यहाँ पर आते हैं तो क्या कहा जाता है? आज आते हैं, कैश खत्म हो गया। राकेश जी, जो गन्ना किसान हैं यहाँ पर आपके इलाके में, उनको समय पर पेमेंट मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है सर। उसको एक्चुअली रीजन ये है कि एक साल में तो जो गन्ने की फसल तैयार होती है और एक साल जब मिल पर गन्ना जाता है उसके 1 साल बाद पेमेंट आती है, तो 2 साल लग जाते हैं। 2 साल के बाद भी अब बैंक में पैसा आया तो पैसा नहीं मिल पा रहा है, उसके ये कहते हैं कि पैसा नहीं है। रणवीर दत्त शर्मा काफी बूढ़े हो चुके हैं, इलाज के लिए पैसे निकालने की जद्दोजहद करते करते थक चुके हैं। मैं बीमार हूँ, पैसा चाहिए मुझको। मेरे खाते में जितने पैसे सब दे दीजिए, मैं तो खाता ही नहीं रखना चाहता। जब मैं परेशान हूँ तो फिर मुझे क्या जरूरत है? और आप अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे? पैसा नहीं निकाल पाए अब तक। तो ग्रामीण इलाकों में कैश का संकट बना हुआ है, जो लोगों के बड़े संकट में बदल रहा है। हापुड़ के धौलाना से कैमरामैन एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के धारावी में तमाम तरह के लघु उद्योग चलते रहते हैं। हमारे सहयोगी सुनील सिंह बता रहे हैं कि कैसे यहां नोटबंदी ने काम बंदी कर दिया है। चमड़ा और गारमेंट फैक्ट्री पर संकट आ गया है। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती तो है ही, साथ ही देश में चमड़ा उद्योग और गारमेंट फैक्ट्री का एक बड़ा केंद्र भी है। यहाँ 5,000 से भी ज्यादा लघु उद्योग हैं और 5,000 करोड़ से ज्यादा सालाना कारोबार भी है। लेकिन नोटबंदी ने यहाँ के लघु उद्योगों पर तालाबंदी की नौबत ला दी है। क्या भाई, ये चमड़े का कारखाना है लेदर का? जी, कम चमड़े का। क्या बात है, यहाँ तो बड़ा आराम चल रहा है। आराम बैठे हैं, नोटबंदी की वजह से अभी पैसे काम धंधा है नहीं, ना कोई काम माल ले रहा है, ना कहीं से माल आ रहा है। नोटबंदी से और इस काम से क्या असर होगा? काम अभी टेलर को पेमेंट देना है, रॉ मटेरियल लेना है, लाइनिंग लेना है, बटन लेना है। कोई भी पुराना नोट ले ही नहीं रहा है और नया नोट बैंक से नहीं मिल रहा है, तो बैठे, काम बंद है। इधर जगह है, खुला है तो बैठे आराम। ये कितने लोग काम करते थे यहाँ पे? यहाँ पे 10 आदमी काम करे थे, अभी एक आदमी बने, सब चले गए गाँव अपने खाने के लिए वादे हो चुके हैं। अच्छा, एक खाली आप बचे हैं? एक आदमी बचे हुए खाली। तो आप कैसे टिके हुए हैं? आपका काम कैसे चल रहा है? अब हमको भी थोड़ा पैसा मिल जाए तो हम गाँव चले गए। कहाँ के रहने वाले? जयार। चमड़े के कारखाने में मजदूरों की दिक्कत की दास्तान चल ही रही थी कि बगल से आवाज आई। चल क्या रहा है सर, ये डिमोनेटाइजेशन की वजह से। ये सिलाई के काम में आने वाला सामान बेचते हैं, लेकिन कई दिनों से दुकान बंद है। हमारे कहने पर शटर उठाया। गारमेंट फैक्ट्री को ज्यादातर सप्लाई करते हैं। सब टेलरिंग मटेरियल का है। टेलरिंग मटेरियल। हमने सुना बहुत गारमेंट फैक्ट्री भी बहुत बंद हो चुकी है। काफी बंद हो गई, 80% काम बंद हो गया। हमारा अगला पड़ाव एक रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री। यहाँ भी मशीनों की शोर की जगह सन्नाटा। कुछ जमीन पर ऊँघ रहे थे। पहले 35 मजदूर काम करते थे, लेकिन फिलहाल इक्का दुक्का ही बचे हैं। ये बच्चे लोग का टॉप है, वो बच्चों लोग का हाँ छोटा टॉप है, जो फैंसी टॉप है वो लेगिंग्स है, पैंट बनती है। लेकिन अब सब बंद है। इनर है, सब बंद है। अभी कुछ भी नहीं चालू। कब से बंद हो गए?
अभी तो हो गया, मतलब जब से नोट बंद हुई है। हर कारखाने में मंजर एक सा काम ही नहीं है। कितनी मशीन चलती थी? 1 2 3 4 5 और अभी कुछ भी नहीं चल रहा। कैसे खर्चा पानी चल रहा है आपको? खर्चा पानी वही 1500 रुपये देता है, खाते हैं। अरे घर जाने के लिए बता रहा है। घर जाना चाह रहे हो? क्या करोगे घर जाके? यहाँ काम है, घर पे तो काम भी नहीं मिलेगा। यहाँ कुछ काम काम ही नहीं तो क्या करेंगे इधर? शिफा फैशन के निहाल अहमद के कारखाने में भी 80 में से 18 मजदूर ही बचे हैं। ये काम कम होने की वजह नोटबंदी है? हाँ, दूसरा कारण ही नहीं। कटिंग पूरी पड़ी है, माल पड़ा है बनाने के लिए। पार्टियां मना कर रही हैं, बनाओ मत, पैसा कहाँ से लाऊं? पैसा किसको नहीं मिल पा रहा है? मजदूर को, आप लोगों को, या फिर पार्टी को? मजदूर को नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, यही कारण है। तो इसलिए मजदूर यहाँ पे टिक नहीं रहे, काम नहीं कर रहे हैं। ठीक कैसे करेगा? उनको तो रोज का चाहिए ना उनको। तो मैं मजबूरन इनको अपने इनके गांव भेज दिया। भाई इधर बैठ के क्या मतलब है? तुमको काम करोगे पैसा दूंगा, लेकिन पैसे का एडजस्टमेंट तो है ही नहीं। तो आप गांव जाके आ जाओ, 15 दिन के बाद आना। देश में कानपुर के बाद धारावी का चमड़ा उद्योग दूसरे नंबर पर है, लेकिन नोटबंदी के बाद लेदर का तैयार माल बेचने से लेकर कच्चे चमड़े को रंग देने वाले भी बेकाम हो गए हैं। तो करीबन हम लोग अभी 4-5 है, बस वो भी आराम कर रहे हैं। क्या करते हैं आप लोग? ये फिनिशिंग होता है, लेदर है ये। अच्छा, ब्लैक कलर लगाया है, ऐसा गोट होता है क्रस्ट, उस पर हम कलर लगाते। अच्छा, अलग अलग तरह के कलर लगाते हैं। ये फुटवेयर लाइनिंग के लिए है, ये आपने नीला कलर दिया है। माल बिक रहा है या नहीं? नहीं बिक रहा? क्यों? धंधा पानी नहीं है बराबर। एक तो जैसे नोटबंदी हो गया, कोई आ रहा ही नहीं लेने। कैश में कस्टमर आता है। अच्छा, और जो बोलता हमारे पास 500-1000 का नोट है, अभी वो तो ले नहीं सकते हम लोग, और नया नोट है ही नहीं बोलते। अभी तक तो 75% 80% असर पड़ा है। यानी बस 20% जो काम चालू है, बस काम चलाओ, फिर बैठ तो नहीं सकते, काम चल रहा है, बस उधार के ऊपर काम चल रहा है। मतलब कुछ कैश नहीं है, बस एडवांस में काम करके दे रहे, बाद में पैसे आएंगे कभी आएंगे मालूम नहीं। ये हिसाब से काम चल रहा है। व्यापारी हो, मजदूर या फिर दुकानदार, नोटबंदी के असर से कोई भी नहीं बचा है। लेकिन नोटबंदी का सबसे बुरा असर चमड़ा उद्योग पर पड़ा है। गोवंश हत्याबंदी के बाद से पहले से ही नुकसान झेल रहा चमड़ा उद्योग अब नोटबंदी की वजह से मंदी की मार झेल रहा है। मुंह से कैमरामैन सुभाष चौधरी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बेंगलुरु के सिल्क उद्योग का हाल लिया है हमारे सहयोगी निहाल किदवई ने। रेशम के कीड़ों की खेती जो किसान वहां करते हैं, वो भी संकट में है गेहूं के किसानों की तरह। रेशम के इस एक कोकून से तकरीबन 650 से 800 मीटर लंबा रेशम का धागा तैयार होता है। चीनी रेशम की मौजूदगी के बावजूद बाजार में इसकी मांग बरकरार है। पैदावार भी तैयार है, लेकिन नकदी की कमी की वजह से बाजार तक माल नहीं पहुंच पा रहा। नोट प्रॉब्लम, करेंसी प्रॉब्लम। 1000 देता है, 500 देता है, चिल्ड्र नहीं मिलता। चिल्ड्र बैंक के जाना 2000, 3000, 5000 देगा। साल्टेज होता है, लेबर साल्टेज होता। इस गांव में बड़े पैमाने पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। खेतों में सिल्क प्लांट लहलहा रहा है, लेकिन यहां भी मजदूरों की कमी की वजह से रेशम पत्तों को तोड़ने वाले दूर दूर तक नहीं मिल रहे। देसी रेशम की मांग बनी हुई है, लेकिन नोटबंदी का असर इसकी कीमत पर भी पड़ा है। नोटबंदी से पहले 400 रुपए किलो मिलने वाला ये रेशम अलग अलग दिन 350 और 250 रुपए किलो तक चला गया है, यानी 150 रुपए किलो तक की गिरावट आई है। काम करने वाले को लेते हैं ना, अब वो पेमेंट करने के लिए जाएगा तो हम देते हैं 2000 देगा तो चेंज नहीं मिल रहा है हम लोग को। नोटबंदी की वजह से गांव के लोग काफी परेशान हैं। 2000 रुपए के नोट किसानों की समस्या और बढ़ा रहे हैं। जब तक 500 और 100 रुपए के नोटों का सर्कुलेशन नहीं बढ़ता, तब तक लोगों की समस्या कुछ ऐसी ही बनी रहेगी। बाहरी बेंगलुरु कनकपुरा से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। लौटते हैं यूपी की तरफ। कैश की कोई कमी नहीं, ये बार बार आश्वासन है। इस आश्वासन के बाद भी लोगों का इंतजार बैंकों के बाहर खत्म नहीं हो रहा। कतार की कातरता और उसकी कहानियां अब भी हैं।
नहीं है तो वो नोट जिसकी तलाश सभी को है। अलीगढ़ के नौरंगाबाद में ग्रामीण बैंक के बाहर जुटी भीड़, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बीमार सब बाकी जरूरी काम छोड़कर लाइन में परेशान खड़े हैं। कई लोगों को तो दिन भर लाइन में खड़े रहकर भी खाली हाथ वापस जाना पड़ रहा है। किसी का अगर नंबर आ भी रहा है तो मिल रहे हैं मात्र 2000 रुपए। 80 साल की नेमवती पहले ही शरीर से लाचार हैं, ऊपर से अब लाइन में लगना पड़ रहा है। बुजुर्ग राम सिंह चिकनगुनिया से पीड़ित थे, लेकिन आराम करें तो कैसे, पैसे भी निकालने जरूरी हैं, थके तो यहीं सड़क पर बैठ गए। मेरी परेशानी ये है कि मैं पिछले मंगल को आयो, फिर शुक्र को आयो, जब फिर शुक्र शनिवार को तो यहाँ मतलब हतीन आए, मतलब बंद है कि वो आज आयो सवेरे से लग रहे हैं। मेरी पेंशन है और विकरामन में वो पेंशन है, मेरे कोई हथ ना आए। लाइन में लगे कई लोगों का आरोप है कि बैंक में पैसा उन्हीं को मिल रहा है जिनके पास टोकन है। उनका कहना है कि टोकन देने वाला आदमी बैंक का नहीं है और वो सिर्फ अपनी जान पहचान वालों को ही टोकन पकड़ा रहा है। हमें यहाँ पे यह है कि 6 बजे तक खड़े हुए हैं, अभी पर्ची भी नहीं मिली। हम कल भी लौट के चले गए थे। पर्ची यहाँ पे कल्याण है और एक कर्मचारी है पुलिस के, बाहर का है वो कल्याण जो है वो हम गाड़ी है, वो वैसे ही बांट रहा है। लाइन वालों को किसी को नहीं दिया है। कोई कर्मचारी नहीं है, बैंक का कोई कर्मचारी, 2 कर्मचारी आए नहीं है। लोगों के आरोप पर बैंक मैनेजर से पूछा तो उसने प्रधानमंत्री और आरबीआई का हवाला दे दिया। तो आरबीआई रहेगी या माननीय मुख्य प्रधानमंत्री महोदय मनमोहन सिंह वो देंगे, क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी जवाब देंगे इस बात का। उधर यूपी के बाराबंकी में किसान अपनी धान की फसल आधे अधूरे दामों पर बेच रहे हैं, क्योंकि नोटबंदी की वजह से उनके हाथ में रबी की फसल की बुआई के लिए पैसा नहीं है। असल में सरकार किसानों से धान खरीद तो रही है, लेकिन भुगतान चेक के जरिए ही कर रही है, जो बैंक खातों में जमा होगा। सरकार 1470 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर धान खरीद रही है, लेकिन किसान कैश के चक्कर में 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल में बेचने को मजबूर है। कैश नहीं होगा तो बीज और खाद कैसे खरीद पाएंगे? बीज और खाद बेचने वाले सरकारी संस्थान वैसे ही बहुत कम हैं। इस पे तो हम लोगों ने एक सुझाव डीएम सामने रखा था कि जो धान क्रय केंद्र हैं, जो छोटे किसान हैं, उनका धान खरीद करके तत्काल आरटीजीएस के माध्यम से खाते में पैसा भेज दिया जाए, ताकि वो अपनी करेंसी वहाँ से निकाल सके और जो फसलें बोनी है वो अपना बो सके। ये सुझाव हमने दिया है। अब जिला प्रशासन क्या करता है उसका हमें इंतजार रहेगा। पैसा का दिक्कत है, धान का गेहूं का बेसार नहीं मिल रहा है और लाना रहा है, खाद भी लाना रहा है, इससे मजबूरी रहा तुमका बेचे पड़ा। नोएडा में एक कैंसर पीड़ित महिला की मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए पैसे लेने परिवार के लोग सेक्टर 9 में बैंक ऑफ इंडिया गए तो बैंक कर्मियों ने कहा कि पैसे ही नहीं हैं, तो कहां से दें। 2 दिन तक शव घर में ही पड़ा रहा। वो तो परेशान परिवार की मदद के लिए एक पुलिस इंस्पेक्टर आगे आया, उसने 2500 रुपए देकर मदद की, तब जाकर अंतिम संस्कार हो पाया। पैसे के कारण अंतिम संस्कार नहीं हुआ। बैंक में 16,000 कुछ रुपया है, नहीं मिल रहा है तो कैसे बच्चे करेंगे? बैंक वाले क्या बोल रहे हैं? पैसे बैंक में गए तो बोले पैसे ही नहीं है बैंक में। नोटबंदी के फैसले पर पूरी तरह अमल के लिए प्रधानमंत्री ने देश की जनता से 50 दिन का वक्त मांगा है, लेकिन अभी आधे दिन भी नहीं बीते हैं। देश के दूरदराज के इलाकों में ही नहीं, शहरों के आसपास भी जनता की कमर आधी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब एक ऐसी खबर जिसमें आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। दिल्ली गाजियाबाद सीमा पर जान जोखिम में डालकर ट्रैफिक को आसान करने वाली डोरोथी फ्रांसिस मुश्किल में है। आपने फ्रांसिस को प्राइम टाइम से लेकर तमाम अखबारों के पन्नों में देखा होगा, पढ़ा होगा। इस वक्त उन्हें कैंसर है और इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उनका घर बिक सकता है, ना बिके इसलिए परिवार ने यूपी सरकार से भी मदद की अपील की है। मेरा नाम डोरिस फ्रांसिस है। मैंने यहाँ पर बहुत सी जाने जाती भी देखी। मैंने भी अपना बच्चा खोया है और मेरा मन करता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उस कार्य को करती रहूं। दिल्ली से नोएडा और गाजियाबाद को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 24। हाईवे पर बने इस कट पर यह महिला डोरोथी फ्रांसिस हर सुबह ट्रैफिक को कंट्रोल करती दिख जाती थीं। लेकिन पिछले कुछ समय से वो यहां दिख नहीं रही। वो अस्पताल में पड़ी हैं और कैंसर से जूझ रही हैं।
दिवाली के टाइम पे पता चला इनको अचानक दर्द उठा पेट में, तो हम उनको तुरंत, हमने देरी नहीं करी, हम तुरंत ले गए और उनको ऑल इंडिया मेडिकल में एडमिट कराया। वहाँ कराने के बाद ये पता चला कि भाई इनको कैंसर है और काफ़ी हद तक फैल चुका है। तो अब डॉक्टर लगे हुए हैं कि किसी तरह ये बच जाएं, क्योंकि बहुत सेवा करती हैं लोगों की, यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल करती है NH24 पर। 9 साल पहले इसी जगह पर डोरोथी फ्रांसिस की 17 साल की बेटी निकी ने एक एक्सीडेंट में जान गंवाई थी। तेजी से आ रही एक कार ने उनके ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी थी। बेटी की मौत के कुछ महीने बाद डोरोथी फ्रांसिस ने खुद को संभाला और फिर किसी के साथ ऐसा न हो, इस जज्बे के साथ खुद ही यहां ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए खड़ी होने लगी। आसपास के इंदिरापुरम, नोएडा और दिल्ली से हजारों गाड़ियां हर रोज इस कट से गुजरती हैं। उनकी मौजूदगी से गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस को भी काफी मदद मिली। 60 साल की उम्र में हर रोज 4-5 घंटे यहां खड़ा होना आसान नहीं, लेकिन डोरोथी 9 साल तक इसमें लगी रहीं, मगर कैंसर ने उन्हें अब इस लायक नहीं छोड़ा। हालत यह है कि दवा के पैसे जुटाने भी मुश्किल हो गए हैं, घर बेचने तक की नौबत आ गई है। समस्या ये आ रही है कि सर कैंसर जैसा इलाज हम लोग तो बहुत ही एक रोज का कुआं खोदना, रोज का पानी पीना है। मेरा बेटा ऑटो चलाता है, वो उसके ऑटो से ही घर का खर्चा चल रहा है। अब कैंसर जैसी चीज मालूम पड़ने पे हम परेशान हो गए कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम उनका इलाज करवा सकें। घर का चूल्हा चौका और दूसरा जरूरी काम छोड़ ट्रैफिक संभालने का जज्बा दिखाने वाली इस महिला को अब समाज की जरूरत है। देखना है कि समाज अब कितना जज्बा दिखाता है। गाजियाबाद से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।